हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 की 29 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। और आज हम करने वाले हैं इसके पेपर का एक फुल डिटेल्ड डिस्कशन। और बट डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे जो 29 जनवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर था उसकी एक ब्रीफ एनालिसिस के बारे में और ओवरऑल पेपर की एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर हम बच्चों बात करें ओवरऑल पेपर की एनालिसिस के बारे में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में फिजिक्स जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड था, केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट साइड था, मैथ वैसे ही जैसा आ रहा है पिछली शिफ्टों में लेंदी साइड रहा है। और अगर हम बात करें फिजिक्स की अकेले बात करते हैं तो फिजिक्स जो था 11-12 से मिक्स आया है और जैसे चैप्टर आते रहे हैं पिछली शिफ्टों में उसी शिफ्टों को क्या है एक ओवरऑल हमें इफेक्ट देखने को मिला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं सीधा अपने डिस्कशन की तरफ और देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 29 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं और करते हैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू कोरेंट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर आर सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 8 सेंटीमीटर देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज इक्वल टू। ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ये वेव से बिलोंग करता है और वेव का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, दो वेव हैं जिनका जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम बात करें जो वेव है उनका जो एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर और उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है 8 सेंटीमीटर है और हमें निकालना है उनके बीच में फेज डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेव आपस में करती हैं सुपर इम्पोज तो उनके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए नेट जो आएगा यहाँ पर नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, जहाँ डेल्टा फाई क्या है बेटा फेज डिफरेंस। ए नेट क्या है नेट एम्पलीट्यूड। तो हम बात करें नेट एम्पलीट्यूड हमारा ए है और दोनों का जो एम्पलीट्यूड कितना है वो ए है। तो क्या बनेगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 बनेगा ए स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा फाई, जहाँ डेल्टा फाई हमारा फेज डिफरेंस है। ये इससे उड़ गया, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई इज इक्वल टू बनेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो क्या बनेगा, देखिए बच्चों ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, कॉस डेल्टा फाई हमारा कितना बनेगा -1/2। हाँ भाई -1/2 कॉस डेल्टा फाई की किसकी वैल्यू होती है 2π/3 की। तो डेल्टा फाई जो कि हमारा फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 2π/3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, जो दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है 2π/3 है। वेव का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ वार्मर सीरीज ऑफ हीलियम एटम। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स से है और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट से है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए रहा हमसे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी चाहिए हमको, लाइमन सीरीज की चाहिए और किसकी, हाइड्रोजन एटम की, ध्यान देना। और हमको मिनिमम वेवलेंथ किसकी चाहिए, बामर सीरीज की चाहिए और किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। तो अगर हम यहाँ बनाते हैं बेटा, देखिए जरा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये हमारा n = 1 है, ये हमारा n = 2 है ना। ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये n = क्या है, जहाँ इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना, जीरो तो बराबर तो क्या हुआ है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या देखो E = होता है hc/λ। तो अगर क्या हम बात करें लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो भाई लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी की जो लाइन होगी वो कौन होगी, लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी लाइन, लाइमन क्या होता है हायर से आता है 1 में। तो लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी लाइन वो होगी जो कहाँ आएगी, n = 2 से 1 में आएगी। तो अगर हम इसकी देखते हैं वेवलेंथ, और किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की, तो हम बात करते हैं इसको मैं बोल देता हूँ λ1 है ना, क्योंकि मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं, λ1 बोल देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा 1/λ1 इक्वल टू RZ स्क्वायर। क्या होता है भाई, कहाँ पे आ रहा है 1 में आ रहा है, 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है। तो कहाँ से कहाँ आ रहा है 2 से 1 में आ रहा है, तो ये बनेगा। तो 1/λ1 हमारा जो बन जाएगा कितना बनेगा RZ स्क्वायर, ये बनेगा 3/4। तो Z तो कितना है हमारा, हाइड्रोजन एटम है, तो Z कितना बनेगा हमारा, Z बन जाएगा हमारा 1। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा है ना। तो ये आएगा हमारा 3r/4। तो λ1 अगर लिखा जाए यहाँ से बेटा तो क्या बनेगा 4/3r। एक तो हमको मिल गई λ1 की वैल्यू।
कौन सा लैम्डा 1? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए बेटा, जरा बामर सीरीज। बामर सीरीज को मैं इसी में बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बामर सीरीज की बात करें तो बामर सीरीज क्या होती है? हायर से आता है 2 में, और हमसे बोल रहा है क्या? मिनिमम वेवलेंथ। देखो फिर से वही बात, E = Hc/λ। तो भाई मिनिमम वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम एनर्जी कब होगी भाई? जब वो कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा, 2 में आएगा। तो क्या बनेगा? देखिए ये किसके लिए है? ये ध्यान देना, किसके लिए? हीलियम के लिए है। मैंने बनाया भले ही सिम दिया है समझने के लिए, बट किसके लिए? हीलियम के लिए। और बामर सीरीज है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? λ2 लिख दे रहे हैं भाई। तो क्या बनेगा देखिए जरा, 1/λ2 = आएगा Rz²। जेड कितना है हमारा? हीलियम, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो कितना बन जाएगा ये? हाँ भाई 1/λ2 कितना बन जाएगा? R × 4 बाई कितना आ जाएगा? 4। तो 4 से 4 गया, तो λ2 हमारा कितना बन गया? 1/R। λ2 अपन को पता है, λ1 पता है, हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है। λ1/λ2 बताओ कितना होगा भाई? λ1/λ2 कितना आएगा? ये 4/3 है ना। आंसर क्या बन जाएगा इसमें? किस केस में हमारा? 4/3। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, हमें कुछ उसमें करना वरना था नहीं, हमें उसका चेक देखना था कि भाई मैक्सिमम जो है वेवलेंथ कौन सी होती है, मिनिमम वेवलेंथ कौन सी होती है। जो हम जानते हैं भाई मैक्सिमम कौन सी होती है? जो जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से होता है ट्रांजिशन। मिनिमम कौन सी होती है? जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कहाँ से आ रहा होता है? इन्फिनिटी से आ रहा होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग 0.34। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में? ऑन दिस हॉरिजॉन्टल ट्रैक द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग इज इक्वल टू। तो भाई ये तो एकदम ही हम लोग क्या बोलते हैं क्लास में करने वाला क्वेश्चन। देखिए एकदम सिंपल कैसे करते हैं, सर्कुलर मोशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक ट्रैक है ना, और हम ये क्या है? टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं इसको, ऊपर से इसे देख रहे हैं, ठीक है ना। और कार जो है वो v स्पीड से जा रही है r रेडियस के सर्किल पर। तो हम जानते हैं भाई इस केस में जब ये कार मूव करेगी तो इसको मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, भाई सर्कुलर पाथ पे चल रही है ना, तो सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए क्या चाहिए इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन सा फ्रिक्शन? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रही है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? μ × n mg। ऊपर से देख रहे हैं, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम कितनी आएगी? μ × n। n कितना है? mg। तो अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कब आएगी? जब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अपनी मैक्सिमम स्पीड पे लगेगा। कितना आएगा? तो भैया सीधा मैक्सिमम लिख रहे हैं, μ × mg = कितना आएगा? mv²/r। m से m उड़ गया, v = कितना आ गया? रूट के अंदर μ × r, μ × r × g, है ना। वैल्यू पुट कर लो भाई फटाफट, हमको म्यू पता है, इसमें आर पता है, जी पता है, सारे वैल्यू पता है, फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा अपन को। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, आहा आ गया भाई, यूनिट एंड डायमेंशन आ गया इज एक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना उसका कितना है? y है। एनर्जी डेंसिटी का कितना है अपना? w है। लेटेंट हीट का कितना है अपना? z है। तुमको बताना है इसका डायमेंशन फार्मूला x/y/w/z का, और हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर नीचे, उनसे हमको क्या करना है? मैच कराना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं भाई, देखो रहा कि हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है। प्रेशर ग्रेडियंट की बात की जाए, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? x से लिखता हूँ, x होता है हमारा प्रेशर ΔP/Δx ना। ग्रेडियंट मतलब द चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर क्या होता है? अब इसका क्या आएगा डायमेंशन फार्मूला? प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर देखा जाए तो बनेगा mLT-2, ये हो गया फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये बन गया प्रेशर। और x एक नीचे आएगा इसलिए उसकी लेंथ हो गई, ये L से लुड़ जाएगा, L से लुड़ेगा, कितना बनेगा? mL-2। मैथ में देख रहे हैं ना भाई, अगर कोई मैथ में गड़बड़ हो तो बता देना। mL-2 T-2, ये x है। y इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E = होता है F/Q, F/Q। F क्या होता है? फोर्स। तो mL-T-2 बाई Q क्या बनेगा? AT, है ना। क्या बनेगा? ये आ गया mL-T-3 A-1। मैथ सही है, ठीक है ना। चलो देखते रहना भाई, mL-T-3 A-1। अब देखते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा। और W क्या है?
ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई, W इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। वॉल्यूम का क्या होता है भाई, L क्यूब, क्या बनेगा ml -1 t -2। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, लैटेंट हीट। क्या होता है भैया बताओ, Q बराबर ml, Q बराबर ml, L क्या होता है, लैटेंट हीट नहीं है क्या, Q बाई M आएगा। Q क्या ऐसे होता है ना फॉर्मूला, ये होता है Q बराबर ml, L क्या है हमारा, L जो है दैट इज लैटेंट हीट, ये हमारा क्या है, लैटेंट हीट है। Q बाई M आएगा, किससे सो गया है, Z से सो गया है, Z हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, Q बाई M। Q क्या है, हीट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई m, m से m गया, क्या बना L स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो गया हमारा क्या, Z। अब तो बस खत्म है, हमको Z पता है, X सब कुछ पता चल गया, अब वैल्यू पुट करनी है, बस फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। हाँ ये पुट करते हैं, ये पुट करते हैं, चलो ये पुट करते हैं। तो X की वैल्यू कितनी लिखी हमारी, X की वैल्यू क्या लिखी है हमारी, ये लिखते हैं, ठीक है, X है हमारा, ये लिखा ना, X की वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली ना, एक्स वाई बाई डब्ल्यू जेड की, तो X की वैल्यू क्या लिखी है, ml -2 t -2। अभी और कौन है ऊपर, y, y क्या लिखा है, ml t -3 a -1, है ना, अच्छा इसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और डिवाइड अगर करें तो किससे करेंगे, डब्ल्यू जेड से ना, तो जेड डब्ल्यू कितना है हमारा, जेड इंटू डब्ल्यू, जेड क्या है भैया, ये लिखा है, और डब्ल्यू ये लिखा हुआ है, क्या बनेगा ml -1 t -2, और हमारा जेड क्या लिखा हुआ है, L स्क्वायर टी की पावर -2। सॉल्व करना है बस, देखो भाई फटाफट देखते हैं, m वाले साथ में m स्क्वायर, L वाले साथ में क्या बनेगा, L की पावर -1, T वाले साथ में T की पावर आई थिंक बनेगा -5, है ना, मैथ वैसे देख रहे ना, कुछ गड़बड़ तो बता देना, a -1। नीचे m का तो एक ही है, तो m का m आ गया, L वाले साथ में तो बन गया L, और T की पावर बन गया -4। मैथ सही है ना, ठीक है ना, मैथ देखिए, मैथ देख लेना, मैथ देख लेना भैया, है ना, मैथ सिंपल है ना, कुछ नहीं है। तो क्या आया बताओ जरा, बस मैथ है, कितना बना, m की पावर m की m उड़ गया, L की पावर -2, T की पावर -1, A की पावर -1, ये अब जहाँ दे रहा है ये भैया हमारा आंसर है, कहाँ दिया है, ml -2 t -1 a -1, क्या है हमारा आंसर है B, ml -2 t -1 a -1, है ना, सिंपल था। हमको इसमें क्या है, थोड़ा उन्होंने और ज़्यादा काम करवाया है हमसे, हम सबकी हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं करवाया, इसको सॉल्व भी करवाया है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो इसको आगे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है। ओ हो, टू लॉन्ग वायर्स आर केप्ट इन सेम प्लेन सच दैट द पॉइंट O लाइज एट द मिडिल ऑफ द लाइन इन सेम प्लेन। अच्छा ओके, ये दो वायर हैं भाई, देखो जरा क्या बोल रहा है, ये दो वायर हैं, है ना। एक वायर ऐसा आया है, एक वायर जो है यहाँ से आ रहा है, इधर जा रहा है। दो वायर हैं सेम प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में, और जो पॉइंट O है वो इनके मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है, उसी प्लेन में, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द करंट I फ्लोइंग इन बोथ द वायर। तो इन दोनों वायर में जब करंट I फ्लो कर रही है तो इसकी वजह से हमको बताना है भाई कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, पॉइंट O पर। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई बात करें फटाफट तेजी में, खत्म। तो इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया भाई, ये तो वायर के सामने लाई कर रहा है, जो पॉइंट वायर के सामने लाई करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो इसका तो जीरो हो गया और इसका भी जीरो हो गया, दोनों का जीरो हो गया। अब बात आती है इस वाले वायर की वजह से नीचे तक गया है, ठीक है ना, ऐसे देख लो ऊपर, ये वायर कहाँ तक गया है, नीचे तक गया है, ठीक है ऐसे। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, वायर दो, इस वायर में करंट जा रही है ऐसे, वायर पकड़ लो, वायर को पकड़ लें तो थंब जो है हमारा, इस केस में क्या हुआ कहानी देखो, इस थंब को पकड़ लें, हमारा जो थंब होना चाहिए कितना होना चाहिए, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वायर को ऐसे पकड़ा और उंगली अपनी घुमा रहे हैं, तो हमें जो उंगलियां हैं वो क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ। भाई हमारा जो उंगलियां हैं, जो थंब है वो किधर है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। और क्योंकि ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर, कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, μ0/4π I/d। I/d कितना है भैया, दूरी L/2 नहीं है क्या।
सही है, बाहर की तरफ, किधर है, बाहर की तरफ। ऐसे इसको पकड़ लिया, थंब किधर है, along the direction of current, और मैट्रिक्स किधर आएगी, बाहर की तरफ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो जाएंगी। इन दोनों का 0 हो गया है, इसकी वजह से दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर है भैया, सेमी इनफाइनाइट वायर के सामने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कितना है हमारा, एल बाई 2। नेट मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के जोड़ दो, सीधा आंसर आएगा। म्यू नॉट बाई कितना बनेगा, 4 पाई 4 पाई 1 बाई 4 में 2 बन जाएगा। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू एल, 2 पर जाएगा, 2 से टूट जाएगा, क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई पाई इंटू आई बाई एल। ठीक है ना, क्या बन जाएगा इसके आंसर हमारा। सिंपल था कि नहीं था, है ना। इन दोनों का तो 0 हो गया, है नहीं, सिंपल था बेटा। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ से इस तरह के फॉर्मूले के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो बच्चे आगे जाने वाले हैं पेपर देने के लिए, वो इस तरह के क्वेश्चन देख के जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। हाँ, a small circular loop of radius r is placed in a plane of square loop of length l। यहाँ पे क्या है, देखो भैया, ये जो है हमारा क्या है, एक स्क्वायर लूप है, ऐसे बना हुआ है, ये एक स्क्वायर लूप है, और इसी में क्या है हमारा, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप लाई कर रहा है ना। सच दैट, हमसे क्या बोल रहा है, सच दैट क्या बोल रहा है, सच दैट कि जो लेंथ ऑफ द लूप है वो l है, और l जो है वो r से बहुत ही बड़ी है। सर्कुलर लूप इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सर्कुलर लूप है वो कहाँ पे, स्क्वायर के सेंटर पे है। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम। तो मैं इस सिस्टम का निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही कचरा सवाल है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पहला क्वेश्चन तो इसी तरह के करते हैं। वहाँ पे बस क्या होती है, एक सर्कुलर कॉइल होती है ना। देखिए भाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या तरीका होता है निकालने का, बहुत सिंपल भाई। एक बड़े वाले कॉइल में करंट पास करा दो, और इसके वजह से क्या है, छोटे वाले करंट के थ्रू फ्लक्स निकाल लो। बड़े वाले कॉइल में करंट पास करा दो, और इसकी वजह से छोटे वाले कॉइल के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, और 5 बाई आई। तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसे लिखते हैं इसको। लिखने का तरीका क्या होता है, N2 ∅2 बाई I1। क्या मतलब इसका, कि भैया कि हमने कॉइल 1 में करंट पास कराई, इसके बाद कॉइल 2 से फ्लक्स निकाल लिया, तो कॉइल 2 में फ्लक्स किसकी वजह से, कॉइल 1 की करंट की वजह से, डिवाइड बाई कॉइल 1 में करंट, है ना। तो भैया हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमने क्या है, बड़ी वाली कॉइल में करंट मान ली। अब इसकी वजह से हम इस छोटे वाले कॉइल से फ्लक्स निकाल लें, काम खत्म। अच्छा, N2 क्या होता है, नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप कितना है इसका, 1 है, तो N2 तो 1 आ गया। अब ∅2 क्या बचा, इसके थ्रू फ्लक्स। तो देखो भैया इसके थ्रू लिखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ∅ = B × A। तो अब हमको क्या करना है भैया, अगर फ्लक्स लिखना है तो इसके थ्रू में क्या लिखना पड़ेगा, देखो लिखते हैं यहाँ पर। तो N2 आ गया 1, ∅2 क्या बनेगा, देखो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ∅2 क्या बनेगा, B × A। तो B क्या है भैया, इस केस में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एरिया तो पता है πr², हमें बस क्या निकालना है, B लिखना है। तो देखो B लिखते हैं पहले, तो वही कहानी दूंगा फिर से आगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म क्वेश्चन बन गया है, ये हमारा क्वेश्चन है वैसे तो ये। हाँ भाई तो देखो ये क्या है, फाइनाइट वायर है। ये एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल होगा हमारा 45 डिग्री। इस एंगल विल भी 45 डिग्री। ये एंगल हमारा होगा 45, और ये एंगल भी कितना होगा 45, और लेंथ कितनी है इसकी, तो ये L/2। तो एक फाइनाइट वायर की वजह से अगर लिखे मैग्नेटिक फील्ड, इस एक फाइनाइट वायर की वजह से लिखे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। डी कितना है, L/2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है ना, तो साइन थीटा 1 साइन 45 है प्लस साइन 45। ये तो हो गया भैया एक वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और भाई इसकी वजह से तो नहीं होगा, देखो इस वायर को पकड़ लो, उंगलियां घुमाओ, तो जो बाहर की तरफ उंगलियां आ रही हैं, मतलब इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और सबकी वजह से सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना। ये तो हो गया B इंटू एरिया A। ए कितना, πr²। तो सीधा लिखो ना πr², क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये भी बात लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, πr²। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्लक्स। N2 को 1 है, बस उठा के यहाँ पे ∅2 रख देंगे, और I1 कितना है हमारा, I सॉल्व हो जाएगा, खत्म। तो बस मैथ करते हैं, लो भैया मैथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले मैथ आसान करें, हटाओ उसको। ये क्या बन गया, ∅2 आ गया हमारा कितना, ∅2 आ गया है म्यू नॉट बाई पाई I बाई L। आई थिंक 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 2√2 बनेगा ना, क्योंकि ये तो √2 बन जाएगा भाई, 1/√2 इंटू πr²। ये हो गया है फ्लक्स। तो भैया लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनेगा, लिखते हैं अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस M, तो बनेगा N2 ∅2 बाई I1। N2 कितना है 1, फ्लक्स कितना लिखा हुआ, ये लिखा है म्यू नॉट इंटू I 2√2 बाई L।
इंटू पाई आर स्क्वायर बाई आई बन जाएगा। तो आई से आई तो गया, कितना बन गया बताओ कितना आया, म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू 2√2। ये आ गया हमारा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहाँ लिखा है 2 पाई, अच्छा एक पाई और यहाँ भी तो ना, एक पाई यहाँ भी तो है, ये पाई से पाई उड़ जाएगा ना, यहाँ एक पाई लिखा है ना, तो एक पाई से पाई उड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक पाई नहीं आएगा ना। ठीक है, क्या बन गया म्यू नॉट आर स्क्वायर 2√2 बाई एल। तो क्या बन गया म्यू नॉट आर स्क्वायर 2√2 बाई एल। तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर इस केस में। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, सिंपल नेक्स्ट। हो इलेक्ट्रिक करंट बहुत आ रहा है पेपर में, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इन द पार्ट ऑफ सर्किट शोन फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द आर टू दैट इन 3R। भाई इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें हीट प्रोड्यूस, उनका रेशियो निकालना है। तो करंट तो इसमें बस क्या बहकाने के लिए दे रखा है, दोनों पैरेलल में है ना, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा सेम। तो रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या होता है, रेट ऑफ हीट जनरेशन होता है पावर। पावर क्या होता है, पैरेलल में है तो दोनों क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो P1 कितना बनेगा, इसके क्रॉस लिखते हैं V स्क्वायर बाई आर। ऐसे P2 क्या बनेगा भैया, V स्क्वायर बाई 3R। रेशियो क्या आएगा P1 बाई P2, तो क्या बनेगा 3R बाई R। क्या बन जाएगा आंसर 3 रेशियो 1, खत्म। सिंपल था ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। ओहो फ्रिक्शन का बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो ये ब्लॉक जो है इस केस में क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एक रफ सरफेस पर, एज शोन फिगर। एम मास का मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है g/4 आ रहा है। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पर कितना फोर्स होता है mg sin 30, तो इसका कितना आता है एक्सेलरेशन g/2 आता है ना। बट इसका एक्सेलरेशन g/4 आ रहा है, इसका एक ही मतलब है, क्या मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, और ऑब्वियसली बात है तभी इसका इतना आ रहा है एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछ रहा बताओ म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जानते हैं इस केस में कहानी क्या होगा कि इस पर एक नीचे की तरफ लगेगा फोर्स कितना mg sin 30, इधर लगेगा mg cos 30, दिखाया नहीं है ना, इधर लगेगा नॉर्मल, डायग्राम गंदा हो जाएगा है ना। mg cos 30 इधर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू इंटू एन। एन कितना है mg cos 30 इज इक्वल टू एन म्यू mg cos 30। तो नेट सॉरी cos 30 है ना, cos 30 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू m में। तो कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, देखो mg sin 30 माइनस ऑफ म्यू इंटू mg cos 30 इज इक्वल टू m इंटू a। तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा कितना, a आ गया है g sin 30 माइनस ऑफ म्यू इंटू g इंटू cos 30, और a के वैल्यू में कितने रखिए बेटा g/4, तो g/4 इज इक्वल टू आएगा g/2, ये g/2 बनेगा माइनस म्यू g इंटू √3/2। मैथ वो दिख रही हो ना, मैथ सही है ना। इधर आएगा क्या बनेगा माइनस g/4 इज इक्वल टू माइनस म्यू g/2 √3। सही भैया ना, म्यू से म्यू गया, g से g भी गया। अपन को क्या मांगता है, अपन को चाहिए क्या म्यू। म्यू कितना आ गया भाई, ये 2 आएगा आई थिंक 1/2 √3, 1/2 √3 आया शायद, 1/2 √3 है ये ऑप्शन में। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन है ना। कुछ नहीं था, सिंपल था भाई। ऐसा क्वेश्चन अपन कहाँ करते हैं, जब शुरू में 11th पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 11th में आता है जब फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, तो पहला दूसरा कुछ नहीं होता है ना। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो A ball of mass 2 kg dropped from height 9.8 meter and rebounds to height 4.9 meter. If it remains in contact with the ground for delta t 10 second, then average force acting on the ball is delta p by delta d. फोर्स लम्बे पढ़ते हैं और इम्पल्स में किस तरह से भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहानी क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल है उसको हमने क्या किया है 9.8 मीटर की हाइट से, h मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है 9 पॉइंट क्या बाद में वैल्यू पुट कर देंगे है ना, h हाइट से ड्रॉप किया है। ठीक है, तो आएगी, टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से ऊपर उड़ती है, और उठने के बाद कहाँ तक जाती है, ये h/2 की हाइट तक जाती है। देखो नंबर तो बाद में रख लेंगे ना, नंबर रखने की क्या जरूरत है, नंबर तो बाद में रख लेंगे ना। h कितना 9.8 लो पकड़ो, ठीक है ना, बाद में रख लेंगे 9.8 मीटर। क्या बात है, आखिरी में सॉल्व कर लेंगे, आखिरी में रखेंगे इस वैल्यू। ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन करते वक्त कोशिश करें कि हमेशा जो नंबर्स हैं हमेशा आखिरी में रखें। डू द फिजिक्स नॉट द मैथ, है ना। तो हमसे पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। देखो अब कहानी क्या होगी, जब ये बॉल आकर टकराएगी, टकराते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी √2gh,
है ना, √2GH। और जब ये ऊपर उठेगी, क्योंकि h/2 हाइट तक जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो v² बराबर u² + 2as, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, √2g ऊपर की तरफ ना, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी v डैश √2gh/2, √2gh/2, h/2 से h/2 उड़ेगा, कितनी आएगी √gh है ना। तो आते वक्त तो इसकी स्पीड कितनी थी, √2GH थी, और टकराते वक्त कितनी स्पीड है, √GH। शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये क्या रही, बॉडी कांटेक्ट में रही है ग्राउंड के साथ। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक्चुअली इस पर ये हो क्या है, जब बॉल अगर टकराएगी ना इस ग्राउंड से अगर टकराएगी तो क्या है, थोड़ा धंस जाएगी, तो क्या वो ग्राउंड इस पर लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, तभी तो देखो इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो हमसे वही पूछ रहा है, बताओ एवरेज फोर्स कितना है। तो एवरेज फोर्स कितना आएगा, तो बताओ आप मेरे को, एफ एवरेज कितना आएगा, ΔP/ΔT। बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ΔP/ΔT है ना। तो भाई बॉल का मोमेंटम क्या आएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, देखिए mv फाइनल, v फाइनल क्या है, ऊपर की तरफ है ना, mv डैश लिखता हूँ, या v2 बोल दें, क्या v1 बोल दें, इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोलते हैं, मैथ आसान करने, इसको बोलता हूँ v2, ठीक है ना, v2। तो mv2 किधर है, j कैप ऊपर की तरफ, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस, है ना, इसको कहते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन ΔT। और वेक्टर लगा दिया तो मतलब क्या है, फोर्स की डायरेक्शन भी आ गई पिक्चर में अपनी, ठीक है ना। क्या बन गया इस केस में, माइनस m × v1, और किधर है इनिशियल मोमेंटम इसका, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ, बाय ΔT। क्या बनेगा मोमेंटम, देखो m v1 + v2, j कैप बस बता रहा है, इसकी डायरेक्शन और कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है ना। ये बन जाएगा, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं, तो डायरेक्शन छोड़ दो, यहाँ पर क्या दिक्कत, डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन की बात ये करेंगे नहीं, किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। क्या आएगा, m × v1 + v2, v1 कितना है, √2GH, ठीक है, प्लस v2 कितना है, √GH है ना, ये √GH है, डिवाइड बाय ΔT। क्या बन जाएगा ये, √GH कॉमन निकाल लो, है ना, कितना बनेगा, ओहो मैथ, इतनी मैथ करेंगे भैया। देखो जरा, m × √GH बाय ΔT है ना, और √2 + 1, ये आ गया है एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड। बस हमको वैल्यू पुट करनी है, आंसर काम खत्म। तो देखो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। m आई थिंक कितना था, 2 kg था ना, m था हमारा आई थिंक कितना, m कितना था, m था 2 kg, m है, देखो फटाफट देखते हैं वैल्यू, m कितना है हमारा 2 kg, m है हमारा 2 kg, और h तो हमारा कितना 9.8 था, h हमारा 9.8 था, ठीक है, और t कितना है 0.2 सेकेंड, ठीक है। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, चल के देखो यहाँ पर, देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं फटाफट। क्या आया, m की वैल्यू थी हमारी कितनी 2 kg, g कितना है हमारा 9.8, और h भी कितना था हमारा 9.8, और t कितना था हमारा, t था हमारा आई थिंक 0.2 सेकेंड ना, शायद 0.2 बोल रहा था, 0.2 बोला था ना, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो t हमारा कितना है भैया इस केस में 0.2 सेकेंड, इंटू कितना है √2 + 1, ठीक है भैया, कितना है बता रहा है, 9.8 बाहर आएगा, 9.8 बाहर आएगा तो कहानी क्या बन जाएगी, ये देखो ये कहानी बन जाएगी इस केस में क्या, 2 × 9.8 आ गया बाहर, है ना, डिवाइड बाई कितना बनेगा 0.2, ये से उड़ जाएगा, बन गया √2 + 1, है ना, कितना बन जाएगा ये, 2 से 2 गया 98, √2 + 1, तो x कितना है हमारा 98, है ना। दिस इज द फोर्स इन न्यूटन, ऑब्वियसली बात न्यूटन की बात हो ना, सिंपल है कहानी, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें एवरेज फोर्स निकालना है, ΔP/ΔT, बाकी तो पूरी मैथ की और कुछ नहीं किया है ना। नेक्स्ट, in a standard YDSE setup, first minima is obtained in front of slit for lambda is equal to 800 nanometer. If the distance between the slit and the screen is 5 meter, then separation between the slit is equal to, देखो जरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर बात करें, हम कहाँ पे इस समय आ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्लिट है ना ऐसे, और यहाँ पे स्क्रीन हमारा d दूरी पर, तो भाई ये है स्लिट के बीच की दूरी d, हमको बोल रहा है फर्स्ट मिनिमा जो हमको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, इसी के सामने मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा y मिनिमा है ना, y मिनिमा फर्स्ट मिनिमा की कहाँ होता है, dλ/2d पर, है ना, dλ/2d इज इक्वल टू कितना है भाई हमारा, वो d/2 के बराबर है, तो d/2 के बराबर कर दो, तो by 2 से by 2 गया, तो d हमसे पूछ रहा है d कितना आ गया, रूट के अंदर d × लैम्डा,
बस वैल्यू पुट करनी है भैया। देखो यहाँ से ये लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू कितना, डी कितना है हमारा, डी है आई थिंक कहाँ गया है, डी हमें कितना रखा है 5 मीटर, तो 5 × 800 नैनोमीटर क्या बनेगा 10⁻⁹ है ना, कितना बन जाएगा हमारा ये 8 × 5 = 40, तो बनेगा 4000 है ना, 4000 10⁻⁹ क्या बन जाएगा, ये लिख दो है ना, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, इधर मैथ कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर मैथ कर रहे हैं भैया, कितना बन जाएगा ये बनेगा आई थिंक 2 mm आ जाएगा, 2 mm है ना, तो कितना बन जाएगा डी हमारा 2 mm, सिंपल था है ना, 4 का रूट 2 आएगा और 10⁻⁶ कितना है 10⁻³ बन जाएगा है ना, 2 mm सिंपल है। कितना आंसर आएगा हमारा 2 mm। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट, a solid sphere is released from point O। अच्छा, ये एक स्फीयर है, बात करते हैं यहाँ पर, देखो कहानी क्या भैया, ये स्फीयर है, इसको हमने पॉइंट O से रिलीज किया, यहाँ पर ये स्फीयर है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हमसे, ये सॉलिड स्फीयर रिलीज फ्रॉम पॉइंट O एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन फिगर। ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पर, इस पर हमने क्या यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर छोड़ दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास एट द स्फीयर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइन प्लेन आफ्टर इट रीचेज द देयर ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग मोशन। तो क्या भैया, क्या मतलब कैसा मजाक कर रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन भाई। देखो हम जानते हैं बॉडी जो है ये सॉलिड स्फीयर है, प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। जब ये कहाँ पहुँचेगी, अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, तो हमसे पूछ रहा है बताओ इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, हम जानते हैं अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो यहाँ फ्रिक्शन तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट फ्रिक्शन कोई वर्डन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना है 0। तो यहाँ पे इस केस में क्या रहेगी, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। तो लगाओ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या दिक्कत की बात है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हम लगाते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये हमारा, इसको मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0। तो UI है ना प्लस, ये लिखते, चलो ये लिखते हैं, ऊपर लिखते थोड़ा ना, खसका देते हैं थोड़ा, क्या बनेगा देखो, UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल दोनों, है ना, लिखेंगे तो ½ mv² तो आगे ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी की रोटेशन कितनी, ½ I⍵², और ओमेगा और वी दोनों कितने थे 0 थे ना, तो इसको तो हटा दो भैया, दोनों ही 0 थे, तो इन दोनों को हटा के क्या कर दो 0 बराबर फाइनल पोटेंशियल कितनी है 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ mv² प्लस ½ I कितना बनेगा 2/5 mr², है ना, और ½ I ओमेगा, ओमेगा क्या बनेगा v/r का स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, v/r होगा ना, r से r गया, हाफ से हाफ भी गया, तो आगे mgh इज इक्वल टू आ गया, ये लिखा है ½ mv², ये बनेगा 1/5, है ना, क्या बनेगा 5 और तो 7, 7/10, तो बनेगा 7/10 mv²। तो m से m तो गया, हमसे पूछ रहा है स्पीड v कितनी आ गई, रूट के अंदर 10/7 gh, ये आ गई भाई, बस वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद g का लेना है, हमको 10 लेना है ना। अच्छा, तो देखो भाई यहाँ पे आई थिंक आंसर आ गया, मुझे लगता है खत्म, है ना। कितना आ गया भाई यहाँ पर, v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया 10/7, g हमारा 10 है और h कितना है 7, रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है ना, रूट के अंदर है, उड़ गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, जब बॉटम पॉइंट पहुंचेगी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। बॉडी क्या कर रही है, अंडर प्योर रोलिंग मोशन में है, वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है कोई वर्डन नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रोटेशन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो एक और आ गया, डीप रोटेशन का है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। A disk of radius r is given angular velocity omega naught speed and angular speed and placed gently on a rough horizontal surface. Find the velocity of center of mass of disk when pure rolling start. क्या बोल रहा है, ये डिस्क है, इसको पन्ने पहले घुमा दिया अच्छे से और उसके बाद उसको जेंटली एकदम सिंपली चल नहीं रही है, उठा के रख दिया। अब क्या होगा, देखो अपने घूमने की वजह से आगे बढ़ेगी, है घूमने की वजह से आगे बढ़ेगी। देखो जब घूम रही होगी तो होगा क्या, बॉटम मोस्ट पॉइंट तो है वो तो किधर भाग रहा है, पीछे, और सरफेस कैसा है रफ, ये जो पॉइंट है भाई साहब ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, r ओमेगा की स्पीड से जस्ट रखते ही, है ना। तो
इस केस में इस पर फ्रिक्शन के लिए आगे, और कैसा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, स्लिपिंग। तो भाई जब से इस बॉडी को रखोगे यहाँ पर ग्राउंड पे, तो कहानी क्या होगी कि इस पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स, है ना, ये फ्रिक्शन दिखा रहा हूँ ना, फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक इन नेचर। कितना, म्यू के इनटू एन, है ना, एन कितना है, mg और एन ऊपर। क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, 2 मिनट खत्म हो जाएगा, थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 मिनट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म कर दूंगा, ठीक, एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर। पहले समझ लेते हैं ना। तो इस फ्रिक्शन का एक टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट, जो इसके ओमेगा को घटाएगा। सेंटर के अबाउट बात करें, इसका टॉर्क आएगा जो इसको ओमेगा घटाएगा, तो इसका ओमेगा धीरे धीरे घटता जाएगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या ये करेगा, एक्सेलरेट। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है कि बढ़ती जाएगी, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ओमेगा जो होगा धीरे धीरे घटता जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो बॉडी है वेलोसिटी v से मूव कर रही है और ओमेगा से घूम रही है, और सच दैट कि अब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो v इक्वल टू कितना होगा, इस केस में r ओमेगा होगा। अब हमसे पूछ रहा है बताओ भाई यही वेलोसिटी कितनी होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो अब इस अवस्था में अगर बात करें, तो इस अवस्था में क्या होगा, अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट v से आगे जा रहा है और r ओमेगा पीछे आ रहा है। अब अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगा, अगर मान लो आगे लगा तो भी स्लिपिंग शुरू कर देगा, पीछे लगा तो भी स्लिपिंग शुरू कर देगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना, ना कि उसको बढ़ाना। तो अब जब ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं, खत्म, लो पकड़ो, फिनिश। लो भाई, अगर आप क्या करते हो, कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हो इस सरफेस पर, पॉइंट हो पकड़ लेते हैं। देखो यार, इस पर mg किधर लगेगा, नीचे, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, यहाँ भी लगेगा mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो अगर हम कोई भी पॉइंट पकड़ते हैं इस सरफेस पे, तो उसके अबाउट जो है इस पर लगने वाला, इस पॉइंट के अबाउट जो भी की सरफेस अप्लाई कर रहा है, नेट टॉर्क 0 है, चेक कर लो। mg का जो टॉर्क आएगा वही नॉर्मल का आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है ना। तो इस सरफेस के अबाउट, इस पूरी की पूरी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, इस पूरी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम हो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, लिख देता हूँ, क्या आता है, L इक्वल टू आता है RCM वेक्टर क्रॉस M इंटू VCM वेक्टर। मतलब सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का रोटेशनल मोमेंटम, ये आता है। इतना देख कर डर गए, क्या है लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा है कि भैया जब बॉडी का जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसका एंगुलर मोमेंटम लिखो, पॉइंट ओ के अबाउट, प्लस बॉडी, जब बॉडी प्योर करती है तो क्या करती है, चल भी रही होती है, घूम भी रही होती है ना। तो एक तो ये घूमने वाला एंगुलर मोमेंटम है और ये चलने वाला एंगुलर मोमेंटम, सिंपल भाषा में एकदम, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो लिखते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या दिक्कत। देखो तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट ओ के अबाउट जब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तरीका, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये तो नंबर क्या जाएगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है, प्लस सेंटर और बॉडी ओमेगा से घूम रही है, क्या है, डिस्क है ना, हाँ डिस्क है। तो क्या बनेगा, आई ओमेगा, आई कितना बनेगा लिख देता हूँ, पहले बाद लिखेंगे ना, आई ओमेगा नॉट, आई बाद लिखेंगे, आई कितना होगा mr²/2 होगा, है ना, बराबर। इसकी बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे सेंटर तो v स्पीड से मूव कर रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंटम लिखना है, तो क्या करते हैं, इसके लाइन ऑफ मोशन को बढ़ाओ पीछे, क्या लिखते हैं, mv इंटू r परपेंडिकुलर। तो v तो ये रहा, r परपेंडिकुलर क्या होगा, ये दूरी r है ना, देखो ये दूरी r होगी, r क्रॉस mv। तो एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, नीचे की तरफ। कैसे करते हैं, इसको बढ़ाया पीछे की तरफ, इसको बढ़ाया पीछे की तरफ, है ना, सिंपल, इसको बढ़ाया पीछे की तरफ और r को आगे बढ़ाया, तो r की तरफ उंगली करके v की तरफ घुमाया, v किधर है, आगे, ऐसे r क्रॉस v, एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। निकालने के बहुत से तरीके, कितना बनेगा, mv इंटू r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर कितना r है, प्लस i ओमेगा, i कितना है, आई है, बाद में लिख लेंगे mr²/2, है ना। क्योंकि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा, mr²/2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू बनेगा mvr प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा कितना बनेगा भैया, v/r, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन। ये बन गया आई थिंक 3/2 mvr, मैथ पर देख रही हो, और ये बन गया हमारा क्या, mr²/2 ओमेगा नॉट, है ना, सही लिखा है, ठीक है ना। m गया, r गया और 2 भी गया, क्या 2 भी गया। v कितना गया से, चलो नीचे करते हैं, v कितना आ गया भैया हमारा, v आ गया है हमारा, अरे भाई देखो v आ गया हमारा r ओमेगा नॉट बाई
सिंपल नहीं था क्या? बस जब बॉडी पे रोलिंग कर रही है तो उस केस में कहानी क्या है, जो पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है उसके अबाउट क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट टॉर्क क्या होगा उस पॉइंट के अबाउट 0। नहीं है क्या? कितना आ गया अभी, r⍵0/3। सिंपल है। कहाँ लिखा है क्वेश्चन, लिखो भैया, ये आंसर आ गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था, रोटेशन का, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो 2 point charges are arranged as shown, find the distance from 4q0 when electric field is 0। ऐसा क्वेश्चन तो क्या ही होगा, ये तो यही होगा पक्का। ये 4q है कि -q है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगी बताना है। देखो भाई, जब दो इक्वल चार्जेस मतलब इक्वल पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होती है, बीच में, आसान भाषा में, है ना। अब अगर क्या होता है ना, अगर पोलैरिटी अलग अलग हो तो जो बड़े वाला चार्ज होता है उससे दूर 0 होती है। आपने पढ़ा भी होगा ये बहुत बार, है ना। वरना एक बार देख लो, 2 मल्टीप्लाई ऐसे खत्म ही हो गई है ना, फिर भी एक बार देख लो तो देखो कहाँ 0 हो सकती है ना। बता दे रहा हूँ, मुझे पता है 0 कहाँ होगी, उधर होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, है ना, बाद में साफ कर दूंगा। यहाँ देखें तो इस वाले 4q को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, -q को इधर, तो यहाँ तो 0 नहीं होगी, है ना। इस 4q वाले भाई साहब की वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, E1, इसकी किधर आएगी, E2 इधर आएगी। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, 4q, तो यहाँ भी 0 नहीं होने वाली, 0 कहाँ होगी, उधर, है ना। तो इस 4q वाली वजह से इलेक्ट्रिक किधर आएगी, इधर की तरफ E1, और इसकी किधर आएगी, E2 इधर की तरफ। तो मान लेते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी दूरी, चार्ज भी ज़्यादा है, दूरी भी ज़्यादा है, इसका चार्ज भी कम, दूरी कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो मान लेते हैं d दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, है ना। हमको पता था वैसे भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है नहीं, तो अपन हटाओ उसको, साफ करो, क्या फालतू टाइम वेस्ट करेंगे ना, हटाओ उसको। हाँ भाई, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो करते हैं कहानी फटाफट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, E1 क्या है, 4q वाले भाई साहब को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E1 लिखते हैं। E1 कितना बनेगा, E1 आएगा k × 4q0 डिवाइड बाई दूरी कितनी, r+d का स्क्वायर है, E1 है, बराबर क्या बनेगा, k × q0 बाई दूरी कितनी है अपनी, d का स्क्वायर। k q0 से k q0 गया, इधर आएगा 4d स्क्वायर, तो बन गया 4d स्क्वायर इक्वल टू बन गया r+d का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2d इक्वल टू आ गया हमारा r+d, तो d इक्वल टू कितना आ गया, r। d किसके बराबर है, r के बराबर है। तो 4q से कितनी दूरी आएगी, r+r 2r, कितनी दूरी आ जाएगी भैया, 4q से कितनी दूरी पर होगा ना, 4q से पूछ रहा है, 4q से 2r की दूरी पर होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। Find the work done in expanding the soap bubble from radius r1 to r2 given surface tension of soap bubble is equal to this number। तो भैया क्या बोल रहा है, एक सोप बबल है ये, इसका रेडियस r1 है, इसको हमने क्या किया, एक्सपांड किया है, और एक्सपांड किया है, और इसके बाद क्या किया अपन ने, इसके रेडियस को क्या कर दिया, r2 कर दिया है। कैसे एक्सपांड किया, आसान भाषा में समझो, ऐसे ना, वो जो होता नहीं है, वो फुलाने वाला ऐसे करते हैं, करके फुलाते हैं, तो हल्का से फुलाया तो रेडियस r1 थी, फूंक मारा, बढ़ के r2 हो गई। तो हमने जो वर्डन किया ना, उस वर्डन के बारे में पूछ रहा है, कितना वर्डन होगा भाई, इसकी एनर्जी निकाल लो, जो एनर्जी में चेंज आएगा वही क्या होगा, वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो अब बात आती है इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी, है ना। तो भाई इसकी जो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो अगर बात करें यहाँ पे, तो सोप बबल में कितने सरफेस हैं, एक तो अंदर एक बाहर, 2 सरफेस हैं। तो इसकी जो सरफेस एनर्जी आती है, यहाँ लिखता हूँ, यू इनिशियल क्या बनेगी, पहले वाले की इनिशियल, ठीक है, कितनी बनेगी, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ सरफेस। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया कितना बनेगा, 4πr1 का स्क्वायर। ये तो हो गया आउटर वाला सरफेस, और इनर वाला भी तो है, इसलिए 2 नहीं है क्या। ऐसे यहाँ बात करें, फाइनली क्या हो जाएगी, जब इसकी बढ़ गई तो कितना बनेगा, s × 4πr2 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, 2। तो अब जो वर्डन आएगा इन दो, जो आपने वर्डन किया है वो क्या होगा, इसकी एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या बनेगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। और अगर हम निकालें यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, सीधा आसान भाषा में सब कुछ तो कॉमन आ जाएगा, 2s4 ऐसे लिखो ना, सीधा सीधा रखते हैं लाइन में, सब कुछ तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ये बनेगा 8πs शायद ना, ये कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। सारी वैल्यू रखी हुई है, सारी वैल्यू देखो, हमें 8 पता है, पाई पता है, s पता है, r2 पता है, r1 पता है। सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, सिंपल। आई थिंक इसका आंसर ये आता है, मैथ कर लेना, ठीक है ना, मैथ कर लेना, बहुत सिंपल आंसर। मैथ करो, आंसर निकालो, मैथ तो कर लोगे ना यार, है ना, इतना आएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट,
2 point masses m each are moving in a circular radius r when under mutual gravitational attraction. Find the speed of each mass. क्या बोला है, दो masses m है, they are moving, है ना, अपने center of mass के बाद घूम रहे हैं. center of mass कहाँ को, बीचों बीच, under mutual ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बताना है इस केस में इनकी स्पीड बतानी है. तो क्या दिक्कत भाई, देखो यहाँ पर इसमें जो लग रहा होगा, इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है F, वो उससे क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये v सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, mv²/r. mv²/r आएगा. अब F कितना है बात करते हैं ना, F कितना है, g इंटू m1 m2. m1 m है, m2 भी m है, डिवाइड बाई दूरी कितनी है, 2r का स्क्वायर, बराबर कितना बनेगा, mv²/r. एक m से एक m तो गया, क्या बन गया ये, gm बाई आई थिंक बन गया 4r. एक r चल जाएगा ना, इक्वल टू आ गया v. सिंपल ना, कितना है रूट के gm बाई 4r. सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है. कुछ नहीं करना था, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू v²/r. और नेट फोर्स क्या होगा इस केस में, लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बोथ द बॉडीज, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना. चलो, ओ हो, कंसीडर द मीटर ब्रिज सेटअप. इलेक्ट्रिक करंट का एक और क्वेश्चन आ गया भाई, है ना. कंसीडर द मीटर ब्रिज सेटअप इफ ए शंट रेजिस्टेंस x ओम इज एडेड टू 3 ओम. अच्छा, ओके. द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 22.5 सेंटीमीटर. फाइंड वैल्यू ऑफ x. क्या बोल रहे हो इस केस में कि भैया अभी जो है ना, ये है मीटर ब्रिज सेटअप हमारा बना है. अभी ये 2 ओम है, ये 3 ओम है. ये मीटर ब्रिज क्या होता है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का एक वायर लगा होता है. और यहाँ पर क्या है, ये लगी है वहाँ पे बैटरी, लगी की. और इस केस में कहानी क्या है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही. बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पर लगा देते हैं क्या, एक x ओम लगा देते हैं. तो इसकी वजह से ये शिफ्ट होता है आगे पीछे, हमको पता नहीं, देखना पड़ेगा. तो भाई अभी तो यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही. तो भाई देखो कहानी क्या होगी, यहाँ पर बैलेंस्ड वेस्ट स्टोन ब्रिज के बेस पे काम करता है ये. R1/R2 इक्वल टू R3/R4. क्या बनेगा देखो, यहाँ पे इसके यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है. क्या बनेगा देखो, 2 डिवाइड बाई L इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 डिवाइड बाई 100 माइनस L, है ना. वैसे साफ साफ समझ आता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या होगा, 2:3 में आएगा. अब 2:3 का मतलब क्या है, ये लेंथ होगी 40, लेंथ होगी 60. अब ऐसे समझ में आता है कि L कितना होगा, 40, है ना, ठीक है. अब मैथ तो कर ही लो, क्या दिक्कत है, मैथ कर लो को दिक्कत क्या बनेगा, 200 माइनस 2L इज इक्वल टू बनेगा 3L. तो L यहाँ से कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, है ना. तो वो तो आ नहीं था, इस बात में क्या है, 2:3 होगा. तो ये हमारे 40 सेंटीमीटर है. अब देखो कहानी, अब आगे करते हैं सॉल्व. तो ये हमारा है 40 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है भैया, 60. अच्छा, अब क्या करता है कि अब क्या करते हैं, इस पर शंट कर देते हैं, x ओम लगा देते हैं ना, x ओम लगाते हैं, x स्मॉल x. अब होगा क्या, देखो जैसे ही आपने यहाँ पे x ओम लगाया, हम जानते हैं पैरेलल में लगाने पर सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस घट जाता है. तो जैसे में यहाँ पे x ओम लगाएंगे तो इस सर्किट का जो नेट इस वाले पार्ट का जो नेट रेजिस्टेंस घट जाएगा. जब इस वाले पार्ट का नेट रेजिस्टेंस घटेगा तो अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज, सॉरी ये जो गैल्वेनोमीटर का जो है जॉकी है, वो किधर शिफ्ट होगा, वो किधर शिफ्ट होएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होएगा, है ना. तो अब ये क्या बोल रहा है, कहाँ शिफ्ट होता है, ये 22.5 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है. मतलब पहले 40 पे था, अभी कितना चला जाएगा, इधर 40 प्लस 22.5 कितना, 62.5, 62.5. तो आ जाएगा 62.5 पर आ जाएगा. तो अब कहानी क्या बनेगी, लिखते हैं, ठीक है. अब कहानी क्या बनेगी, देखो ये नीचे करते हैं, ठीक है, हल्का नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का नीचे कर देते हैं. क्या बनेगा, अब कहानी बनेगी, ये है 2 और ये 40 प्लस कितना बनेगा, 62 प्लस 22.5 कितना बनेगा, 62.5 इज इक्वल टू ये बनेगा कितना, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. तो बनेगा 3x डिवाइड बाई 3 प्लस x, है ना. ये हो गया इनका R नेट डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 37.5. ओहो उड़ाओ जरा इसको, ये इससे क्या है, 25 से उड़ जाता है मुझे लगता है, 25 से 25, ये बनेगा 15, फिर 5 उड़ाओगे बनेगा 5, ये बनेगा आई थिंक 3. मैथ में कुछ गड़बड़ हो बता देना भाई, ठीक है ना. 6, ठीक है. क्या बनेगा, ये इधर आएगा 6, उधर जाएगा. या फिर एक काम करते ना, काहे के लिए इतना तकड़मबाजी कर रहे हैं, एक लाइन में करते ना फटाफट स्पीड में, देखो ना. 2/5 ये बनेगा कितना, 3x डिवाइड बाई 3x प्लस 3 ना. और नीचे क्या लिखा है भैया, 3. तो नीचे 3 लिखा है ना, तो 3 से 3 उड़ जाएगा. तो हटाओ भाई इसको, है ना. क्यों लिखा है 3, हटाओ इसको. ये क्या बचेगा, x, ये बचेगा x. अब इसको ले आओ, क्या बनेगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू बनेगा 5x. तो
3x इक्वल टू कितना आ गया 6, x कितना आ गया एक लाइन में 2 ओम, खत्म। आसान ही था क्या, सिंपल था भाई, कुछ नहीं किया अपन ने, बस यहाँ पर क्या R1/R2 इक्वल टू R3/R4। मीटर ब्रिज क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी को यूज किया और कुछ यूज नहीं किया, है ना। चलिए नेक्स्ट। In an isochoric process on an ideal gas, initial temperature is equal to कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। With an initial pressure is being equal to 270 kilopascal. Now if final temperature is made equal to 36 degree Celsius, then final pressure is equal to approximately। तो भाई देखो क्या है ना, क्या बोल रहे हैं हमसे, ये आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, खत्म भाई। P1/T1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, P2/T2 बनेगा। तो हमें P2 क्या होगा, देखो यहाँ पे इस केस में P2 इक्वल टू क्या बनेगा, T2/T1 इंटू P1, है ना। T2 कितना है, जब पहले P1 कितना है 270 किलो पास्कल, है, किलो पास्कल पता है, लिखा है। अच्छा, T2 कितना है, ये बनेगा 300 केल्विन, है ना, ये बनेगा 300, ये बनेगा आई थिंक कितना, इसमें कितना 27 और 9 जोड़ना 309 बनेगा क्या, 309 डिवाइड बाई 300 केल्विन, इतने किलो पास्कल है ये। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत आसान है, खटाखट मैथ नहीं करनी, ऐसे कर दो, आसान तरीका दो, खटाखट स्पीड में मैथ करना। मैथ क्यों करना है जब फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो देखो जरा, P2 इक्वल टू क्या बनेगा 270, ये बनेगा 300 प्लस 9/300 से लिखो ना, है ना, 9 ये बनेगा 300 इधर आएगा, ये आएगा 300 इधर आएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना, P2 इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया 301 प्लस कितना उड़ेगा ये, आई थिंक 3 उड़ेगा तो आएगा 3, ये बनेगा अपना 100, ऐसा सही है ना, ऐसा सही है, हाँ सही लिखा है, गड़बड़ तो नहीं कुछ। 3 से बनेगा कितना, बनेगा 0.03 कितना बनेगा 0.3 0.03 बनेगा 0.03, है ना। यहाँ लिखा 270, ये 270 लिखा है भैया, ये लिखा 270, तो इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, P2 इक्वल टू कितना बन गया 270 इंटू 1.03, इसको सॉल्व करेंगे 270 के आसपास ही आएगा। अभी ये तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो लगभग आई थिंक 278 के आसपास आता है, 278 के आसपास आता है ना। सॉल्व कर लेना मैथ, है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर 278 किलो पास्कल, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं करना था। P1/T1 इक्वल टू P2/T2। नेक्स्ट, ए चार्ज q is placed at the center of bottom phase as shown in the figure, find the flux through the shadowed surface। हाँ भाई, कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे बात करते हैं क्या, गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं, इसका क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या, ये अपना एक बॉक्स है, इसकी जो ये डायमेंशन, ये 12 है, ये जो डायमेंशन है ये 12 है, और ये लेंथ L है। इसके जो नीचे वाला फेज वहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तुमको बताना है जो शेडेड वाला एरिया है इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। आपको लगता नहीं ये अभी अधूरा है, जैसा ये 12 जैसे L वाला नीचे रखा उतना ही L नीचे रख दो, तो क्या बन जाएगा, उतना ही L अगर नीचे रख दोगे, उतना ही L अगर नीचे रख दोगे, ऐसे L का, है ना। अब डायग्राम तो क्या ही है, उतना ही L का ऐसे नीचे रख दो, ऐसे उतना ही L का रख दोगे नीचे, तो कहानी क्या हो जाएगा भैया, ये पूरा बक्सा बन जाएगा, जिसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है क्यू चार्ज, 2L का बॉक्स बनेगा ऐसे ही। अभी ये बस आधा ही था, आपने क्या कर दिया, आधा टिफिन ऊपर था, आधा टिफिन नीचे लगा दिया, पूरा क्या बन गया, 2L का पूरा बॉक्स बन गया। उसके सेंटर पे क्या रखा है क्यू चार्ज। अब सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज, तो टोटल फ्लक्स, अभी इसको पहले बंद करना था, बंद नहीं था, बंद करना पड़ता है ना। तो टोटल क्लोज फ्लक्स, क्लोज सरफेस है उसका, क्लोज अपना सरफेस है, उससे कितना फ्लक्स जाएगा, Q/ε0। टोटल फ्लक्स जो पास होकर जाएगा कितना है, Q/ε0। कितनी फेज है, 1 2 3 4 5 और 6, एक फेज से कितना जाएगा, Q/6ε0। कितना फ्लक्स आएगा भाई इसके थ्रू, 5 इक्वल टू कितना बनेगा, Q/6ε0। सीधा एक लाइन में आंसर कहाँ है, सिंपल है, नहीं है क्या। नेक्स्ट, इफ हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 30 मिनट, रेडियो एक्टिविटी तो भैया आ रही है ना, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं क्या बोलते उसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अंडरगोज सैंपल आफ्टर 90 मिनट। नो, एकदम आसान, 9/10 का तरीका, तो एक लाइन खत्म करते हैं ना। 9/10 क्या शोडी लॉ से तो ड्राइव होता है, n इक्वल टू n0 1 टू द पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो क्या है, रिमेनिंग है, जो डिके नहीं हुए हैं।
तो अगर इसका टाइम कितना है, हाफ लाइफ है 30 मिनट, तो अब तक कितनी हाफ लाइफ बीत जाएंगी? तो टी बाई एन क्या होता है? टी बाई टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा इस केस में? 3 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना आएगा? एन नॉट 1/2 द पावर एन, कितना बनेगा? 8। तो रिमेनिंग कितनी बनेगी? ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये है जो अभी डिके नहीं हुई, रिमेनिंग इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/8। कितना फ्रैक्शन आ गया? अनडिकेड न्यूक्लियाई का जो फ्रैक्शन आया कितना आया? 1/8। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे जो डिके नहीं होंगे पहले वाले पोर्शन का, नहीं है क्या? एन इज इक्वल टू कितना? एन नॉट बाई 8। सिंपल था बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड इन xy प्लेन विद इट्स करंट एट द ओरिजिन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट 0,0, a। तो क्या ही है? ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, ये है हमारा xy प्लेन, ये x है, ये y है, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी? a है ना। और जेड किधर आएगा? जेड तो भी सामने आएगा, है ना, जेड सामने आएगा। इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे आई, इसके एक्सिस पर ए दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही याद करो क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा हो तो हमारे पेपर के सोल्यूशन थे उसमें क्वेश्चन करवाया था मैंने कि इस करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा क्वेश्चन आया था, आ चुका है पहले भी। इसको तरह के क्वेश्चन करके जाइए, देख के जाइए, बहुत आ रहे हैं, ठीक है। बी कितना बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4 पाई आई इंटू 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। सर ये कैसे लिखा है? इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा आसान भाषा में। क्यों लिखते हैं ये बताइए, हमें बताइए, उड़ जाएगा। लेकिन ऐसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं व्हाट यू कॉल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई स्क्वायर बन जाता है ना, वरना मैथ करते रहो, इसलिए ऐसे रखो, बहुत आसान रहता है। तो बस अब तोड़ा दो, कितना बनेगा? बी कितना आ गया? μ0/2 आई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? आर जो हमारा कितना है वो ए है, आर जो हमारा ए है, और निकालना का मैग्नेटिक फील्ड एक्स कितना? एक्स भी है, तो क्या बनेगा? नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है। बी कितना बन जाएगा? μ0/2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर। ये क्या लिखा नीचे? 2a स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। मैथ करते हैं, वैसा कुछ नहीं करनी है। क्या बन जाएगा? देखो थोड़ा हल्का सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। कितना बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? बी आ जाएगा μ0/2, हाँ भाई, 2√2 बनेगा, और एक तो बन जाएगा ए का स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे बनेगा ए क्यूब, है ना। ए से गया, क्या बन गया? आ गया μ0/e 4√2 इंटू आई बाई ए। यह मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिखा है? 4√2 आई बाई ए। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है? टू पोलराइजर P1 and P2 आर प्लेस्ड सच दैट देयर ट्रांसमिशन एक्सेस आर एट 45 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, वेव ऑप्टिक्स एक और क्वेश्चन आ गया। ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द P1 and I1 इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू P2, जो I1 इंटेंसिटी लाइट है, देन I2 इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड, फाइंड I1 बाई I2। देखिए क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। कैसे करते हैं यहाँ पर? देखिए क्या बोल रहा है कि ये एक पोलराइजर है ना, मानते हैं ये इसकी एक्सिस है, और इसके थ्रू जो है यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है ना, एक अनपोलराइज्ड लाइट। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर के थ्रू पास होकर जाती है, मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? दूसरी साइड I/2 जाती है। यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी? इसके अराउंड क्या होगी? पोलराइज हो जाएगी। तो इसकी कितनी इंटेंसिटी आती है? I/2। तुम्हारा जो I1 है, यहाँ अगर I इंटेंसिटी थी, तुम्हारा I1 तो पहली बात कितना हो गया? हमारा I1 जो है वो तो हो गया हमारा I/2, है ना। क्या जो पोलराइज P1 से जो लाइट पास होकर जाएगी वो कितनी है हमारी? दैट इज इक्वल टू, उसकी इंटेंसिटी I1 I/2 है। अब हमसे क्या बोल रहा है? अब जहाँ पे हम लगा रखा है एक पोलराइजर दूसरा, जो कि इससे भाई इसकी जो एक्सिस थी वो कितनी थी? वर्टिकल थी। अब जो दूसरी एक्सिस वो क्या? 45 डिग्री पे टिल्टेड है। तो जो दूसरा हमारा पोलराइजर है ना, तो दूसरा पोलराइजर ऐसे है ना, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होगी, है ना, ये वर्टिकल एक्सिस है। इससे कितने डिग्री पर? इससे 45 डिग्री पे, ऐसे। ये हमारी एक्सिस है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जब भी किसी पोलराइजर से लाइट पास हो जाती है थीटा एंगल पर, दूसरी साइड कितनी इंटेंसिटी हो जाती है? I cos स्क्वायर थीटा। तो इस साइड जो आएगी इंटेंसिटी I2, वो क्या आएगी? I1, मतलब I1 हमारा कितना है? I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन
दीज टू एक्सेस, जो कि यहाँ पे तो वर्टिकल है, ये कितना है 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, सॉरी कॉस लिखा हुआ है ना 45 डिग्री, ये बन जाएगा। तो हमारा जो I2 आ गया इस केस में कितना बन गया है, I2 इक्वल टू आ गया हमारा, I2 है, I2 कितना आ गया, I2 आ गया हमारा I/2, कॉस थीटा कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर है ना, 1/2 बन जाएगा आई थिंक। ये हमसे पूछ रहा है I1/I2 बताओ, तो I1/I2 आप बताओ, खुद ही बताओ कितना है, ये लिखा है I/2, ये लिखा है I/4, कितना आंसर आ जाएगा 2। सिंपल नहीं था क्या, सिंपल था भैया। वेव ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट देखिए जरा क्या बोल रहा है भाई। EMI मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप इज 0.8 टेस्ला। ओके, क्या है यहाँ पर एक जोन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एक सर्कुलर लूप है, मैंने रखा है नीचे ना, बना हुआ है, इस सर्कुलर लूप बना हुआ है ऐसे, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तक कितनी 0.8 टेस्ला है। रेडियस ऑफ द लूप इज एक्सपांडिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये लूप है, ये क्या एक्सपांड होता है धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर है ना, और इस रेट से एक्सपांड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा यहाँ पर, तो ये हमारा लूप है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से एक्सपांड हो रहा है। बी कितना हमारा कितना था, एक बार देख लेते हैं ना, 0.8 टेस्ला था बी हमारा, कितना था यहाँ पर, बी इज इक्वल टू है 0.8 टेस्ला लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो जब ये जब धीरे धीरे एक्सपांड होता जाएगा तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो उसमें एक इंड्यूस करंट आएगी, और जो इंड्यूस करंट होगी वो ऐसी होगी जो उसके फ्लक्स के बढ़ने का क्या करे, अपोज करे, इंड्यूस करंट की तरफ आएगी, ऐसे की तरफ आएगी। हमसे पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ बताओ, क्या आएगा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ आएगा रेट ऑफ, यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हमें तो क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड है ना, d∅dt। तो यहाँ पे क्या बात करें इस केस में क्या बन जाएगा, देखिए तो ये बनेगा हमारा क्या, हमें लिखे इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, d × BA/dt। भाई यहाँ पर b तो कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा dA/dt बन जाएगा, और a क्या है इसका πr²। तो जो आएगा कितना बनेगा, b × πr, इसको क्या करोगे डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा 2πr dr/dt। ये आएगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ, ये है क्या, बस वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो b कितने, अब नंबर है ना 2πb × r × dr/dt, कितना बन जाएगा यहाँ पर, 2 है 2, पाई है, b कितना था हमारा 0.8 टेस्ला था, r कितना था हमारा, आई थिंक r था हमारा 10 सेंटीमीटर, और dr/dt क्या था 2 10⁻⁻⁴। -4 क्यों, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, नहीं है क्या, ये तो इससे गया 832 पाई 10⁻⁴ वोल्ट। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा कितना आ जाएगा हमारा 32 पाई 10⁻⁴ वोल्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है हमारा 32, एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 32। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, नहीं है क्या। तो ये हमारा था एक्चुअली क्या, अगर बात हम करें तो ये हमारा था क्या, जेईई मेन 2023 29 जनवरी की जो शिफ्ट 1 थी उसके फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन। पेपर कैसा लगा आपको, सिंपल नहीं था क्या, सिंपल पेपर था बहुत ही। अगर देखो ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट साइड ही रहा है, और जो आगे आने वाले पेपर हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो आप जो है इस पेपर का करिए, इस पेपर को एक बार आप देख लीजिएगा, और जो आपके टॉपिक हैं, इससे जो टॉपिक हैं उनको उस तरह के टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, और अपने आगे वाली शिफ्ट के लिए मैं आपको क्या है, आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।